गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का एक नया टॉपिक सार्थक अंक। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं, इन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है, जोड़ने में, घटाने में, गुणनफल में या भागफल में ये किस तरह से काउंट किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल किया जाता है और वहाँ पूछा जाता है कि इसमें सार्थक अंक कितने लिखने हैं या आपसे पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने होंगे, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सार्थक अंक होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, जब भी किसी भौतिक राशि का मापन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, भौतिक राशि का मापन, तो उसको हमें शुद्ध रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो शुद्ध रूप में लिखने के लिए हम जिन अंकों को काम में लेते हैं या जिन अंकों की सहायता लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक। जैसे देखिए, मान लो ये कोई तार है, ठीक है, मुझे इसकी लंबाई मेजर करनी है। तो लंबाई मेजर करने के लिए मान लो मैंने एक स्केल ले रखा है। क्या ले रखा है, मैंने एक स्केल ले रखा है। स्केल आप सभी के पास होता है, आपने देखा हुआ है, 0 से शुरू होता है, फिर इस पर नंबरिंग होती है, 1 2 3 इस तरह से आगे होती है। तो जब इस लंबाई का हम मापन करेंगे, तो यदि मैं स्केल आपको देती हूँ ये वाला, और मैं आपसे कहूँ कि भी इस तार की लंबाई का मापन करो, तो इसमें आपको दिख रहा है कि भाई 3 तक है, तो आप क्या कह दोगे कि ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही कहोगे 3 सेंटीमीटर है। मान लो मैंने अब आपको दूसरा स्केल दे दिया। दूसरा स्केल कैसा दे दिया, जिसमें ये जो 1 2 3 है इनके बीच में भी लाइनें बनी हुई है, यानी आप और यथार्थता से इसका मापन कर सकते हो। तो मान लो अब आपसे कहा जाए कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो अब आप इस तार की लंबाई कितनी बताओगे। देखने से पता चल रहा है 3 तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है, तो अब कितनी हो रही है, 3.2 सेंटीमीटर। यानी कि इस तार की लंबाई हमने पहले जिस स्केल से मेजर की थी उसमें 3 खाने थे, ठीक, तो हमने सीधा देख के कह दिया था 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर है। अब क्या हो रहा है, इसमें हमने और खाने बना दिए, यानी कि इस तार की लंबाई, जो ये तार दिया गया है, इस तार की लंबाई हम और यथार्थता से माप रहे हैं, और अब क्या कह रहे हैं, 3.2 सेंटीमीटर है। यानी कि पहले जो 3 आ रहा था उसमें अब 0.2 और ऐड हो गया, तो इस मान को क्या कहेंगे, हम ज़्यादा यथार्थ मान कहेंगे। तो इनको दर्शाने के लिए हमें जो अंक चाहिए वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा हमने लिखी है। इसकी परिभाषा होती है किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन या यथार्थ मान को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को, ये तो हमने लंबाई की बात की थी, आप कोई और भौतिक राशि ले लीजिए, अगर आप उसको पॉइंट के आगे और अंकों तक माप रहे हो, जैसे यदि मान लो कोई और स्केल हमारे पास होता और हम इसको 3.21 इस तरह से लिख पाते, तो ये हमारा और भी ज़्यादा यथार्थ मान हो गया। भाई हमने उसको 0.21 यानी 2 अंकों तक और अच्छे से मेज़र किया है। तो देखिए 3, 3.2 और 3.21 तीनों में अंतर है ना। ये केवल 3 सेंटीमीटर बता रहा है, ये 3.2 सेंटीमीटर बता रहा है, जबकि ये स्केल इसको और ज़्यादा यथार्थता से कितना बता रहा है, 3.21। ठीक है, तो इस तरह से किसी भौतिक राशि को हम किस तरह से माप रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे हमारे सार्थक अंक। इसका मतलब सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, देखो इसमें 3 है ना, इसमें कितना है, 1 है, तो सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारी भौतिक राशि यथार्थ होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इन सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं।
तो देखिए हमारा सबसे पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या है हमारा पहला नियम? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो पहली बात तो अशून्य अंक क्या होते हैं? तो इंग्लिश में हमने लिखा है नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे क्या हैं? अशून्य अंक है। तो यदि कोई भौतिक राशि आपको दी गई है तो उसमें जितने भी अशून्य अंक होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है हमें 17, तो 17 में आप देखिए 1 और 7 सार्थक अंक कितने हो गए? 2। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3 6 5, तो तीनों क्या है हमारे? नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 होंगे ना। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा हो कि बीच में जीरो आ जाए तो क्या होगा, बगल में जीरो आ जाए तो क्या होगा, दाईं तरफ जीरो आ जाए तो क्या होगा। तो उन सभी के लिए हम एक एक करके नियम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसका दूसरा मैंने लिखा है 1496, ठीक। अब इसमें काउंट करो कितने हैं, तो आपको पता है सारे के सारे क्या हैं? अशून्य अंक है, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। अगली संख्या देखिए, हमने लिखा है 29653, तो इसमें भी एक भी शून्य नहीं है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 5। इस तरह से यदि आपको कोई भी संख्या दी गई है और यदि उसमें कोई भी जीरो नहीं है तो सभी की सभी सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे हमने लिखा है ये 4 1 2 3, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड कहता है हमारा कि अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो दिमाग में से निकल गई ना एक चीज़, तो अब दिमाग में से अभी जो हमारे चीज़ चल रही थी, क्या चल रहा था कि यदि किसी भी अशून्य अंकों की संख्या में शून्य आ जाए तो क्या होगा। तो हमारा पहला डाउट यहाँ क्लियर हो गया कि यदि हमें कोई संख्या दे दी गई है और उसमें बीच में हमारे शून्य अंक आ गया, शून्य का अंक मतलब जीरो आ गया, जैसे मान लो मुझे दे दिया 4 5 3 और बीच में क्या लगा दें यहाँ? शून्य, तो ये सभी शून्य किस में काउंट की जाएगी? सार्थक अंकों में। तो अब काउंट करो इसमें कितने सार्थक अंक है। देखो 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल और है आपके सामने। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है हमने 401, तो जीरो भी सार्थक अंक में काउंट होगी, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 3। अगला लिखा है 2008, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है हमारा कि अंतिम अशून्य अंक के, रूल नंबर थर्ड क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से देखो। थर्ड है कि अंतिम अशून्य अंक के राइट साइड की तरफ सभी शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए राइट साइड कौन सी होती है। तो जैसे मान लो मैंने ये कोई अंक लिख दिया ए की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे मान लो ए ना लिख के मैंने लिख दिया 2, ठीक। तो यदि इसके इस साइड आप देख रहे हो तो ये तो कहलाएगी राइट साइड, और यदि इस तरफ आप देख रहे हो तो ये इसकी कहलाएगी लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कीजिए कि राइट साइड क्या होती है और लेफ़्ट साइड क्या होती है। अब रूल हमारा कह रहा है कि अंतिम अशून्य अंक के, मान लो ये 2 हमारा क्या है? अंतिम अशून्य अंक है, तो इसके राइट साइड यहाँ पे जितनी भी शून्य आएंगी वो हमारी सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगी, ठीक। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं 10200, ठीक। अब इसमें बताइए कि सार्थक अंक कितने होंगे। हम कह रहे हैं राइट साइड की जीरो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी, तो ये दोनों जीरो तो हमारी सार्थक अंक में गिनेंगे ही नहीं। तो बचे कितने? 102। और एक रूल अभी पढ़ लिया ऊपर
कि अशून्य अंकों के मध्य में जो शून्य आते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3। क्लियर है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके। अगला एग्जाम्पल लिखा है हमने 20। क्या लिखा है, 20। तो 20 में अशून्य अंक कौन सा है हमारा, 2। और 2 के राइट साइड में 0 कितनी है, 1। तो ये हमारी सार्थक अंक में काउंट होगी क्या, नहीं। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 1। क्लियर है। अगला देखिए क्या लिखा है हमने, 200। तो 200 में क्या हुआ, 2 के बाद में कितनी शून्य आ गई हमारी, 2 आ गई, 2 लगा दी। तो ये दोनों भी कहाँ है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में इसका मतलब इन दोनों को सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 1। ठीक है। अगला देखिए हमने लिखा है 210। अब इसमें अंतिम अशून्य अंक कौन सा है 210 में, भाई 1 है। 1 है ना, 1 के राइट साइड में क्या है, 0। तो ये हमारी सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 2 और 1 यानी कि 2। तो इस तरह से ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लो कि यदि राइट साइड में 0 आ रही है तो वो हमारी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होगी। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, यदि ये आपसे हो गया इसका मतलब ये वाला रूल आपके समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिखा है मैंने 50600100। अब आपको बताना है कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें देखिए अंतिम अशून्य अंक कौन सा है। तो अंतिम अशून्य अंक कौन सा है हमारा, 1। ठीक। राइट साइड में कितनी 0 हैं, 2। तो दोनों हमारी काउंट नहीं होंगी सार्थक अंकों में। ठीक है। तो बचे कितने, ये वाली बच गए। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो कितने सार्थक अंक होंगे इसमें, 5। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर जो 4 है हमारा वो है दशमलव बिंदु को लेकर। दशमलव बिंदु सब यही जानते हो क्या होता है, किसी संख्या में जो पॉइंट आता है वो हमारा कहलाता है दशमलव बिंदु। तो दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक के लेफ्ट साइड की ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ठीक। और ये 1 से छोटी संख्याओं पर लागू होगा। इसका मतलब जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने, ये दशमलव है, ठीक, संख्या बनाते हैं अपन ही। ये कह रहा है कि दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक, तो मैंने अशून्य अंक लिख दिया 2 और 4 भी लिख लिया। इसके आगे ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड की ओर, इसके लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला। भाई राइट तो ये वाला है, ठीक। तो दशमलव तो ये रही, दशमलव के राइट साइड में तो क्या आ गया, 2 और 4। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या मान लो 0 आ रही हो, जैसे मैंने लिख दिया 0.24। तो 1 से छोटी संख्या हो गई ना। तो ऐसी संख्याओं पे ये रूल लागू होगा। तो राइट साइड की जो 0 है दोनों, ये हमारी सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी। ठीक। तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, 2। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है हमने ये वाला 0.04। ठीक। तो देखो 0.04 में सार्थक अंक कितने लिखे हुए हैं, 1। कैसे आया, ये दशमलव है, दशमलव के राइट साइड में ये संख्या है, लेफ्ट साइड में ये 0 है। ठीक। कि दशमलव संख्या यदि है और इसके राइट साइड में जो अशून्य अंक है, अशून्य अंक कितना है, 4। तो इस अशून्य अंक के लेफ्ट साइड की जो 0 है, चाहे से वो ये वाली हो या ये वाली हो, ये हमारी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होगी। तो सार्थक अंक कितना रहेगा, केवल 4 यानी 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सार्थक अंक 1। दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसा कि ऐसा ही है। हमने क्या किया है, 2 0 लगा दी। तो ये वाला अशून्य अंक हो गया, इसके लेफ्ट साइड में दोनों 0 हमारी सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी। तो सार्थक अंक कितना हो गया इसमें भी, 1। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रूल नंबर 4। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है हमारा कि दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर
अशून्य अंक के राइट साइड की तरफ आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब हमें क्या करना है, कोई दशमलव बिंदु यदि हमें दिया गया है बीच में, तो इसके अगर दाईं तरफ, इसके दाईं तरफ का मतलब राइट साइड, यानी राइट साइड यदि कोई अशून्य अंक है, जैसे मान लो ये दशमलव पॉइंट हो गया, ठीक, ये इसकी राइट साइड हो गई, और राइट साइड में यदि कोई अशून्य अंक है तो अशून्य अंक हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसके जो राइट साइड है इधर की तरफ जितने भी शून्य होंगे, जैसे यहाँ कितने 1 और 2, तो ये किस में काउंट होंगे, सार्थक अंकों में। तो इस संख्या में कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 और 4, कितने हो गए, 4। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया गया है 0.00230, इसमें क्या बताने हैं, सार्थक अंक। तो देखो अंतिम शून्य अंक कौन सा है, 3 के राइट साइड में कितने जीरो हैं, 1, तो ये सार्थक अंक में काउंट होगी। जबकि जो लेफ्ट साइड की जीरो है ये दोनों, ये हमारी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होगी। तो हमारे पास सार्थक अंक कितने आएंगे, 2 3 और 0, कितने हो गए, 3। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो 0.230 लिखा है, तो इसमें भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में जीरो है नहीं है और राइट साइड में कितनी जीरो है, 1 जीरो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट लिखा है हमने 3.5600, तो इसमें ये जो दोनों जीरो हैं राइट साइड वाली, किसमें काउंट करेंगे, सार्थक अंकों में। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 5। इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि यदि आपको कोई दशमलव संख्या दी गई है और उसके राइट साइड कोई अशून्य अंक आ रहा है, तो अशून्य अंक के राइट साइड के जो जीरो है वो हमारे सार्थक अंकों में काउंट होंगे। जबकि पहले वाले रूल में हमने देखा था लेफ्ट साइड के जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। इस तरह से ये हमारा हो गया रूल नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है हमारा कि किसी संख्या में आने वाली 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। क्या कह रहे हैं हम, 10 की घातों को, ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 14.5 इंटू 10⁻⁻²। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सार्थक अंक, तो इसको तो हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। तो हमारे पास क्या रह गया, केवल 14.5। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 और 3, तो कितने सार्थक अंक हो गए, 3। अगला देखो, अगला हमने एग्जाम्पल लिखा है आवोगाद्रो संख्या का। इसमें हमने लिखा है 6.023 इंटू 10⁻23 में कितने सार्थक अंक हैं। तो देखो 6 भी सार्थक अंकों में काउंट होगा, 0 भी सार्थक अंक में काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, 3 भी काउंट होगा, केवल 10⁻23 काउंट नहीं होगा। तो कितने सार्थक अंक हो गए, 4। इसके अलावा और कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आप और एग्जाम्पल इसके करके देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम सार्थक अंकों में 10 की पावर को छोड़ देते हैं। ठीक, कोई और एग्जाम्पल एक मैं लिख देती हूँ। जैसे देखो मैंने लिखा 4.10 इंटू 10⁻4। ठीक, तो 10⁻4 तो हमारी छूट जाएगी। अब इसमें देखो ये दशमलव पॉइंट है, इसके राइट साइड में शून्य अंक है और यहाँ 0 है, तो ये सार्थक अंक में काउंट होगी। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3। ठीक है, इस तरह से हमको इस वाले रूल को अप्लाई करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है हमारा कि विभिन्न मापन पद्धतियों में मापने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। यदि हम किसी संख्या का मेज़र कर रहे हैं और हम मापन की अलग अलग पद्धति काम में ले रहे हैं, जैसे CGS में मापा, फिर उसी को हमने किस में मापा, MKS में, और उसी को हम SI या FPS पद्धति में मापें, तो सार्थक अंकों की संख्या समान रहनी चाहिए। अगर बदल गई है तो वो लिखने का जो तरीका है वो हमारा गलत है। जैसे एग्जाम्पल देखिए किसका, हमने लिखा है 14.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 14.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 14.5 में आपको क्या करना पड़ेगा,
100 से डिवाइड, जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.145। अब इसमें काउंट करो सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 कितने हैं, 3 है। और 14.5 में भी कितने हैं, 3। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सार्थक अंकों की संख्या वही है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम इसको घातों के रूप में लिखें, तो देखो 0.145 मीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 145 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकती हूँ ना। कैसे लिखा है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितनी ज़ीरो जाएंगी, 3, और 3 ज़ीरो को ऊपर आके हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब इसमें काउंट करो, ये तो हमारा सार्थक अंक में आएगा ही नहीं, ये आएंगे 145। तो 145 में कितने सार्थक अंक हो गए, 3। तो इस तरह से भी लिखना सही है। क्या लिखना कि 145 इंटू 10⁻³ और एक और लिखा है हमने 14.5 इंटू 10⁻² मीटर। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 3। तो इस तरह से मापन की यदि पद्धति आप चेंज कर रहे हो तो सार्थक अंकों की जो संख्या है उनकी काउंटिंग में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जितने सार्थक अंक पहली बार मापने में हैं उतने ही सार्थक अंक प्रत्येक मापन की पद्धति में रहने चाहिए। इस तरह से ये हमारे 7 नियम हैं सार्थक अंकों को लिखने के, ये आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है कि सार्थक अंकों को लिखिए, यानी कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि हमने जो 7 पॉइंट पढ़े हैं वो हमारे समझ में आए या नहीं। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 1 5 6 9। इसमें आपको सार्थक अंक काउंट करने के सार्थक अंक कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 अशून्य अंक है सारे, तो सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4। अगला लिखा है मैंने 0.00659। इसमें सार्थक अंक बताइए कितने हैं। तो आपको पता है यदि दशमलव पॉइंट है और अशून्य अंक हैं तो लेफ़्ट साइड की ज़ीरो हमारी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होती। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे, 3। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट मैंने लिखा है 659 और हमने यहाँ 00 लगा दी। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, देखो ये अशून्य अंक हो गया 9, राइट साइड की जीरो हम किस में काउंट करते हैं, सार्थक अंकों में। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। इस तरह से और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 5 किग्रा, तो सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 1। अब यदि इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम में भी सार्थक अंक कितना रहेगा, 1, क्योंकि ये तीनों ज़ीरो हमारी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होती। ठीक, इसी तरह से हमने एक पावर वाला देखा था। पावर में क्या करते हैं हम, जो घातों की संख्या होती है उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। जैसे मैंने लिखा 2.30 गुणा 10⁻⁻12। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो ये तो हमारे सार्थक अंक में काउंट होंगे नहीं। इसमें देखने कितने सार्थक अंक है, तो दशमलव के बाद अशून्य अंक है, अशून्य अंक के राइट साइड की जीरो सार्थक अंक में काउंट होती है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3। इस तरह से ये हमारे सार्थक अंक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब जो सार्थक अंक है वो हमारे ऐड करने में, और जब हम संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या भागफल करते हैं तो किस तरह से इनको देखा जाता है कि इनकी संख्या कितनी रखें, ये देखेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कि सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय क्रियाओं के नियम। ठीक, अगला टॉपिक क्या है हमारा, सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय क्रियाओं के नियम, ये देखेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको नियम याद रखना है। नियम क्या है कि संख्याओं का संकलन किया जाए, संकलन को कहते हैं योगफल, या व्यवकलन किया जाए, व्यवकलन को कहते हैं अंतर यानी बाकी। तो प्राप्त परिणाम
में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की दी गई संख्याओं में, कौन सी संख्या, जिनका हमको संकलन करना है या व्यवकलन करना है, में दशमलव के बाद सबसे कम है। मतलब दशमलव के बाद जो अंक दे रखे हैं उनको देखना है कि सार्थक अंक कितने हैं। फिर हम जो संख्या हमको दी गई है उसमें देखेंगे कि सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, उसी को आंसर की तरह लिखेंगे। जैसे देखिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है 12.45 ग्राम, कितना लिखा है 12.45 ग्राम, इसमें 2.1 ग्राम को ऐड करना है, कितने को 2.1 ग्राम को। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐड करने पे देखो 5, 5, 4 और 1 14.55। लेकिन अब हम इसको सार्थक अंकों के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ देखो इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है 2, इसमें कितने 1। तो अब हम इस संख्या को दशमलव के बाद कम कितनी हमारी 1 है ना, तो एक सार्थक अंक में लिखेंगे तो इसको कितना लिखा जाएगा 14.5। ठीक है, तो 2.1 में पॉइंट के बाद एक सार्थक अंक था, जबकि 12.45 में पॉइंट के बाद 2 सार्थक अंक थे, इसलिए हमने कम वाले को सेलेक्ट किया है। एक एग्जाम्पल और देखो, इसका एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं कि यदि 7.8 मीटर में 12.85 मीटर को ऐड किया जाए, और एक संख्या और लिख लेते हैं 0.145 मीटर, इनको यदि ऐड किया जाए तो ऐड करने के बाद सार्थक अंकों के रूप में किस तरह से लिखेंगे। तो देखो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो दशमलव के बाद सार्थक अंक कितना है 1, कम से कम 1 ही है। तो हम जब संख्या को लिखेंगे तो दशमलव के बाद एक सार्थक अंक तक लिखेंगे। तो पहले तो ऐड करते हैं, तो देखो 5 ऐसे की ऐसे ही, 5 और 4 9 हो जाएंगे, 8 और 1 को ऐड करोगे तो 17 आएंगे, 7 ले लेंगे, 1 कैरी जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो गए, 0 और 1 और 1 2, 20.795। ठीक, तो अब हमारा 795 आया है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, एक सार्थक अंक तक लिखेंगे। तो 20 के बाद हम इसको केवल एक सार्थक अंक तक लिखेंगे, लेकिन संख्याओं को पूर्णांकित करना और देखेंगे तो ये हमारा होगा 20.9 वाला रूल हम पढ़ेंगे तो इसको 8 कर दिया जाता है। बाकी जैसे अभी हमने पूर्णांकन के नियम नहीं पढ़े हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा 20.7 मीटर। ठीक, और यदि हम पूर्णांकन के नियम पढ़ लेंगे तो हम सीखेंगे कि यदि यहाँ 5 से बड़ा है तो ये पहले अंक में 1 ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 20.8 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ने और घटाने में हमको इस नियम को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका गुणनफल वाला नियम। नेक्स्ट है गुणनफल और भागफल के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या करना है कि संख्याओं का जब गुणनफल किया जाए या भागफल किया जाए तो प्राप्त जो हमारा अंतिम परिणाम होगा उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की दी गई संख्याओं में से सबसे कम सार्थक अंक है। जो संख्या हमको दे रखी है उसमें दी गई संख्या में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उतने ही हम परिणाम में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया है हमको 4.237 ग्राम और इसका आयतन दिया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसका क्या निकालना है, घनत्व। क्या निकालना है, घनत्व। और घनत्व हमारा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमने क्या किया 4.237 में 2.51 का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट प्राप्त हुआ, इतना बड़ा। अब इतने बड़े को तो हम लिखते नहीं हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 4.237 और 2.51 में से कम सार्थक अंक किस में है। तो देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हैं,
4। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। तो हम जो परिणाम हमको प्राप्त हुआ है उसको 3 सार्थक अंकों तक लिखेंगे। ठीक है, कितने सार्थक अंकों तक लिखेंगे? 3 सार्थक अंकों तक। तो जो हमारा परिणाम आया है वो क्या रह जाएगा? 1.68 हो गए 3 सार्थक अंक। ठीक, लेकिन अभी हम पूर्णांकन के नियम पढ़ेंगे तो 8 हमारा 9 बन जाता है। तो घनत्व क्या लिखा जाएगा? 1.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नियम नहीं पढ़े हैं अभी हमने, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.68 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो संख्याएं हमको दी गई है उसमें सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, सबसे कम सार्थक अंकों तक ही हमें इसको लिखना है। तो ये तो हो गया हमारा भागफल के लिए अप्लाई। गुणनफल में भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। देखिए, मान लो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमसे कहा गया है कि 2.25 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए इसको क्या किया जाएगा? 0.5 से मल्टीप्लाई। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से करोगे 10 हो गया, 2 कैरी आ गया 2। 5 को 2 से करोगे 10, 1 कैरी आ गया। ठीक, कितना आ गया? 12 to 5। अब इसमें पॉइंट लगाते हैं तो 2 संख्या है तो यहाँ है और एक यहाँ है, 3 संख्या छोड़ के हमारा पॉइंट लगेगा तो हमें मिलेगा 1.225। अब देखिए, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसमें कितने सार्थक अंक है? 3। कम कौन से में? इसमें। तो हमको इसको रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है उसको कितने सार्थक अंकों तक लिखना है? केवल 1 सार्थक अंक तक लिखना है। ठीक है, अब देखिए, 1 सार्थक अंक तक कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको 1 सार्थक अंक तक लिखें तो हमारे पास केवल क्या रहेगा? 1। क्या रहेगा? 1। तो ये होगा हमारा 1। समझ में आ गई कैसे किया है हमने? और देखिए, एक एग्जांपल और बताती हूँ इसका। देखो, मान लो हमसे कहा गया है कि 6.5432 को मल्टीप्लाई करना है 0.035 से। ठीक, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.229013। ठीक, अब देखिए, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 5। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? कितने हैं बताओ? 2 ही है भाई। 3 और 5 ही तो सार्थक अंक है, 2 है। तो हम इस संख्या को कितने सार्थक अंकों तक लिखेंगे? 2 सार्थक अंकों तक। तो 2 सार्थक अंकों तक यदि लिखा जाए तो कितना आएगा हमारे पास? 0.22। ठीक, तो 0.22 इसका आंसर हो जाएगा। जब हम पूर्णांकन के नियम पढ़ लेंगे तो 0.22 की जगह हम क्या लिखेंगे? 0.23। ठीक, तो इस तरह से इन दोनों नियमों को अप्लाई करना है। इस तरह तो 7 तो हमारे सार्थक अंक निकालने के नियम हैं और 2 हमारे गुणनफल, भागफल और योगफल और व्यवकलन के लिए है। इस तरह से सार्थक अंकों का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।